सफलता सभी को अच्छी लगती है और विफलता बुरी। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई परिणाम अवश्य होता है। अगर आपके इच्छानुसार वो कार्य होता है तो अच्छा, और ना हो तो वो बुरा। कर्म पर आपका अधिकार हो सकता है, उसके परिणाम पर नहीं। असफलता हमें डराती है, ऐसा हमारी सोच के कारण, समझ के कारण होता है। सफलता के मार्ग में विफल होने की संभावना लगातार बनी रहती है। सफलता और विफलता ये केवल शब्द मात्र हैं। कुछ प्राप्त हो जाए तो आपकी जीत नहीं हो जाती, और कुछ खो जाए तो आपकी हार नहीं होती। ये केवल कुछ समय के लिए ही आती हैं, और दोनों ही हमें कुछ सिखा कर जाती हैं। कामयाबी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम का फल लगातार मीठा होता है, तो नाकामयाबी हमें कमजोरियों को समझने में मदद करती है। हमें नाकामयाबी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। ओडिशा के पैरा एथलीट कमलकांत नायक इसकी जीवंत मिसाल हैं। इन्होंने मैनुअल व्हील चेयर पर 24 घंटे में 213 किलोमीटर की दूरी तय कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। आइए मिलते हैं इस जाबाज से। ये हैं कमलकांत नायक, उड़ीसा के असल नायक। कमलकांत ने 24 घंटे के एक कार्यक्रम के दौरान व्हील चेयर पर एक विकलांग व्यक्ति द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। कमलकांत नायक ने 24 घंटे में 213 किलोमीटर की दूरी तय करके व्हील चेयर पर सबसे अधिक दूरी तय करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 28 वर्षीय नायक ने भुवनेश्वर के राजमहल स्क्वायर से अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने राजमहल स्क्वायर और मास्टर कैंटीन स्क्वायर के बीच 680 मीटर लंबे साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल किया। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद मैंने सुसाइड करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पीछे मेरे सिस्टर और एसबी निर्तर हॉस्पिटल, डॉक्टर पीपी महांती, दुर्गा भाई और एस वैद्यनाथन सर, ये मेरा गुरु हैं। उन्होंने मुझे पीछे से पूरा सपोर्ट दिया कि तुम कर सकते हो। एक एक स्टेप, एक एक, जब मैंने बेड पे पड़ा था एकदम करवट भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं 200 किलोमीटर कंटिन्यू मैराथन कर सकता हूँ। कमलकांत इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने 139.57 किलोमीटर की व्हील चेयर अल्ट्रा मैराथन 15 घंटे में पूरी की। वह 16 बार हाफ मैराथन धावक, 21 किलोमीटर, 13 बार फुल मैराथन धावक, 42 किलोमीटर और उड़ीसा व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। उन्होंने साल 2020 में व्हील चेयर पर 4200 किलोमीटर से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ यात्रा भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। जी हाँ, कमलकांत का व्यक्तित्व ये बताता है कि सफलता अगर आप मेहनत करते हैं तो कभी भी आपके पांव चूम सकती है। और अब बात करते हैं आयुष मंत्रालय के केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में अनुसंधान अधिकारी होम्योपैथी डॉक्टर दिव्या तनेजा से। डॉक्टर दिव्या तनेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रोज़ाना हेलो इंडिया में तीसरी लहर के दौरान बताते हैं अपने दर्शकों को क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, कैसे रहना है और क्या कुछ खाना पीना है। हमारा उद्देश्य दर्शकों को डराना नहीं बल्कि समझाना है, आप जैसे विशेषज्ञों के माध्यम से। तीसरी लहर चल रही है और हमने देखा कि पहली और दूसरी लहर के दौरान आयुष और विशेष तौर पर आयुष में भी होम्योपैथी ने बहुत कारगर तरीके से सामना किया कोरोना का। तीसरी लहर की स्थिति क्या है और क्या कुछ कर रहा है होम्योपैथी? देखिए, ऐसा है, तीसरी लहर जो है ये पिछले 15 दिन से भारतवर्ष में फैल रही है। अलग अलग स्टेट से अब रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हुई हैं। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी जो है बढ़ी है, वैसे वैसे साथ में ही जो है कोविड के केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। बहुत से मरीज जो हैं खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, इन कंप्लेंट्स के साथ में जब उनका टेस्ट किया गया तो सारे के सारे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भारत सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें, सोशल आइसोलेशन को मेंटेन रखें, मास्क पहने, अपनी इम्यूनिटी पर जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। तो
इस वक्त जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम जो है किस तरह से इसको आगे रोक सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम इमीडिएटली जो है अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपना टेस्ट जो है करवाएं। अगर हमारे में सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, हम अपना टेस्ट करवाएं और यदि हम जो है कोविड इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अगेन क्वारंटीन में आ जाएं। अपने जो है घर परिवार से, अपने मित्रों से बाहर आना जाना जो है उसको जो है बंद कर दें। जी, यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूंगा डॉक्टर दिव्या कि पहले जो गाइडलाइंस थी वो ये कहा करती थी कि अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं तो तुरंत अपना टेस्ट जरूर करवाएं, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के संपर्क में आते भी हैं तो जब तक आपको कोई गंभीर लक्षण नजर ना आए तब तक आप अपना टेस्ट ना करवाएं। इस पे बदलाव क्यों किया गया है? देखिए, कुछ हद तक तो ये रीजन ये है कि हेल्थ केयर सेटिंग्स जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड हैं, तो पैनिक रिएक्शन रोकना बहुत जरूरी है। एक तो आज अगर मैं किसी से मिली हूँ जो कि अफेक्टेड है तो कल और मैं आज शाम को ही अपना टेस्ट करवा लूँ या कल टेस्ट करवा लूँ तो वो पॉजिटिव इमीडिएटली आता भी नहीं है। उसको पॉजिटिव आने में 2 या 3 दिन चाहिए। बहुत से लोगों में देखा गया कि जैसे उनको पता चला कि अच्छा ये पर्सन पॉजिटिव है, इमीडिएटली जाके अपना टेस्ट करवा लिया। वो टेस्ट उस वक्त नेगेटिव आ गया, उन्होंने सोचा हमें कोविड नहीं है, जबकि 2 या 3 दिन के बाद उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है डिजीज का 1 से 3 दिन का या 4 दिन का, उसके बाद में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए एक तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिले हैं, अगर आपका कंफर्म्ड वो है एक्सपोजर है, तो बहुत जरूरी है कि आप आइसोलेशन का तो गाइडलाइन अभी भी एज इट इज मेंटेन्ड है। अच्छा। और अगर आप आइसोलेशन में आ जाते हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इलाज करवाने की या पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस में एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन भी है। लेकिन क्योंकि आप आइसोलेटेड हैं, आप किसी और को जो है इफेक्ट नहीं करेंगे। तो गाइडलाइन सिर्फ यहां तक चेंज हुई है कि आप अपना इमीडिएटली टेस्ट के लिए ना भागें, लेकिन आइसोलेशन मेंटेन करने की गाइडलाइन अभी वही है। जी, अभी हमने देखा कि चाहे वह पहली दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, ज़्यादातर दवाएं जो हैं वो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करती हैं, जिससे कोई संक्रमण आप पर अटैक ना कर सके, आप जो है वो संक्रमण से आप बच पाएं। लेकिन अभी देखा एलोपैथिक पे कुछ दवा आई हैं जिनको हरी झंडी भी दे दी गई है इस्तेमाल की, जो माना जाता है कि निम्न से मध्य स्तर के संक्रमण को ठीक भी कर देता है। होम्योपैथी में क्या स्थिति है? देखिए, होम्योपैथी में दवा जो है वो मरीज के लक्षण को देखकर दी जाती है जी। ये दवाएं जो हैं ये आपके इम्यूनिटी पे काम करती हैं, आपके शरीर के नॉर्मल सिस्टम्स के ऊपर काम करती हैं कि आपके इम्यूनिटी लेवल्स जो है वो इस तरह से बढ़ सके कि वो वायरस के इफेक्ट को मिटिगेट कर सके, वायरस के इफेक्ट को घटा सके। तो दवाइयां जो है मोर और लेस जो पिछले 1-1.5 साल का जो अनुभव रहा है, ऑलमोस्ट अब तो 2020 से शुरू हुआ जो ये है, इतने महीनों का जो ये अनुभव रहा है, फर्स्ट वेव के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान जितना रिसर्च स्टडी हुआ है, उससे ये कुछ दवाइयां निकल कर आई हैं जो कि बहुत से कोविड केसेस में बहुत यूजफुल साबित हुई हैं। ये आपको जो है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी देती हैं, बीमारी की ड्यूरेशन को भी घटाती हैं, आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस में पहुंचने से रोकती हैं। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहेगा, फीवर कंट्रोल आ जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी, आपका शरीर दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो आपके शरीर के ऊपर काम करती हैं कि वायरस का इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके। जी, अगर इन दवाओं की बात करें तो एक दवा पिछली लहर के दौरान भी काफी प्रचलित हुई थी, आर्सेनिक एल्बम 30, वो कितनी कारगर है? आर्सेनिक एल्बम 30 जो रिसर्च अनुभव रहा है उसके हिसाब से ये दवा बहुत ज्यादा कारगर रही है। इसका प्रिवेंटिव इफेक्ट बहुत हाई रहा है और इसका जो है 3 डोजेस बोली गई हैं कि आपने दिन में 1 बार खानी है 3 दिन तक, और फिर 21 दिन के बाद आपने इसको फिर से रिपीट करना है। और इसका प्रिवेंटिव इफेक्ट जो है बहुत अच्छा रहा है, 70 to 80% से भी ज्यादा इसका प्रिवेंटिव इफेक्ट देखा गया है। तो क्या आप बता सकती हैं कि कैसे काम करती है, कैसे प्रभाव छोड़ती है? देखिए, आर्सेनिक एल्बम जो है ये आपकी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आपका जो है इसको हम प्राइमरीली इसको कह रहे हैं एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हम इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस नहीं कह रहे हैं। अच्छा। ये आपके शरीर के अंदर जो है आपका
इम्यून लेवल्स जो है उसको इम्प्रूव करती है, ताकि आप इस इन्फेक्शन को जो है उसको प्रिवेंट कर सकें। तो क्या ये दवा या कोई भी होम्योपैथी दवा, अगर कोई एलोपैथी आपकी दवा चल रही हो, उसके साथ ली जा सकती है? जी हाँ, ली जा सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें, बता दें कि आप कौन सी एलोपैथिक दवाएं खा रहे हैं, तो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर उस हिसाब से आपकी दवाएं जो हैं आपको उस हिसाब से प्रिस्क्राइब कर देंगे। जी जी, क्योंकि हमने देखा पहले और दूसरी वेव में और इस बार भी सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे मैसेजेस घूमते हैं कि होम्योपैथी की ये दवा बहुत कारगर है, इसकी इतनी डोज ले लीजिए। तो आपका ये कहना है कि वो कारगर तो हो सकती हैं, लेकिन बगैर अपने चिकित्सक या डॉक्टर की अनुमति के आप न लें? बिल्कुल, कोई भी दवाई जो है, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, वो दवाई जो है वो एक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। बिकॉज दवाइयों का, पहले तो होम्योपैथी की बात करें, दवाई आपके लक्षणों के हिसाब से चुनी जाएगी, उसकी डोजेज, उसकी पोटेंसी जो है वो आपके हिसाब से चुनी जाएगी। सोशल मीडिया के बेसिस पे जो है पोटेंसी, डोजेज ये नहीं हो सकता। सिम्टम्स कई बार बहुत ज्यादा मैच करते हुए भी आपकी दवाएं जो है अलग अलग हो सकती हैं। जी जी। और इसका चयन एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। तो बेहतर यही है कि आप कोई भी दवाई हो वो डॉक्टर की सलाह से ही लें, और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करके रखें कि आप कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, ताकि जो भी डॉक्टर है वो आपकी दवाइयों को उस हिसाब से एडवाइस कर सके। जी जी, हमने ये देखा डॉक्टर दिव्या, हमने ये देखा कि आयुर्वेद में विशेष रूप से कि दवा के साथ साथ खान पान और दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। होम्योपैथी की बात करें तो अगर आप होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं तो उसके साथ खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो कितना और कैसा ध्यान रखना चाहिए? किसी भी बीमारी में खाना पीना और दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो आप अपनी दिनचर्या जो है वो अपनी बीमारी, अगर आप कोविड अफेक्टेड हैं तो बेहतर है कि आप आइसोलेशन में तो हैं ही, लेकिन आप ठीक चल रहे हैं तो आप अपना कमरे के अंदर अपनी मूवमेंट को बनाए रखिए, अपना जो है पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अपनी दिनचर्या को जितना अच्छे से अच्छा आप रख सकते हैं उतना रखिए। खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। कोई भी बीमारी हो, खाना पीना और दिनचर्या जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छी जो है न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। मार्केटेड प्रोडक्ट्स जो है वो मिनिमाइज करिए। बहुत हाई शुगर वाले या बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप मिनिमाइज रखिए, और आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी पे काम करेंगे अपने डाइट के थ्रू, जिसके अंदर आप जो हैं फल सब्जी भी सब तरह की ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, दूध हल्दी बहुत ज्यादा जो है इस वक्त एडवाइस किया जा रहा है, दूध हल्दी ले रहे हैं। तो ओवरऑल आपका जो है शरीर जो है वो आपकी बीमारी से लड़ने में ज्यादा सक्षम रहेगा। जी जी, क्या होम्योपैथी में इस बात पर भी कोई रिसर्च होती है, कोई जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता है कि कोई संक्रमण लहर का रूप ले रहा है या नहीं ले रहा है? अगर ऐसा है तो वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ जानकार कह रहे हैं 23 जनवरी इसका पीक होगा, कुछ कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन सबको कहीं ना कहीं छूता हुआ जाएगा और उसके बाद ये संक्रमण हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या है होम्योपैथी की जानकारी? होम्योपैथी जो है वो मेडिकल सिस्टम से अलग नहीं है, बाकी मेडिकल सिस्टम से अलग नहीं है जी। ये एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च या वायरोलॉजिकल रिसर्च का हिस्सा है कि एक वायरस जो है वो किस तरह से अपने रूप बदलता है, वो वायरस किस तरह से लोगों को अफेक्ट करता है। दिस इज नॉट सिस्टम स्पेसिफिक, दिस इज बेसिकली बेसिक मेडिकल साइंस, जो कि कॉमन है हर सिस्टम में। बेसिक मेडिकल साइंस सेम ही रहती है। तो जो रिसर्च जो है इंटरनेशनली हो रही है, इंटरनेशनली कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जो एक्सपीरियंस है, जो इंडिया का एक्सपीरियंस है, यदि हम इसको कोलेट करें तो इस वक्त जो है हम तीसरी लहर में चल रहे हैं। ये अभी लहर बढ़ने की तरफ है। इसको रोकने का जो है जिम्मा सिर्फ सरकारों का ही नहीं, आम आदमी का और हर इंसान का है। तो रिसर्च वाइज बेसिक मेडिकल साइंसेस की जो रिसर्चेस है वो सारी की सारी होम्योपैथी पे उतनी ही एप्लीकेबल है। जी, आपने डॉक्टर दिव्या समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन क्लास और सारे दिन घर पर रहने से उनकी दूसरी गतिविधियां भी लगातार प्रभावित हुई हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता के लिए क्या एक्सपर्ट्स की सलाह है, जान लेते हैं फिट रहो इंडिया में। बच्चे घर में हैं, उनके ऊपर जो कोविड इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कैसे कम करें,
और वो हम तब कर सकते हैं जब एक हम बच्चों को रूटीन में ले आए, अपनी ही रूटीन में ले आए, बट कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे को लगे शायद 4 से 5 बजे हम लोग सब इकट्ठे होंगे। और वो जो टाइम है इकट्ठे होने का, बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स रखना। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे पे क्या गुजर रही है जब तक आप बच्चे से बात नहीं करेंगे। जितना बच्चे आपसे बात करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि उनका मानसिक संतुलन कैसा है। तो उनके साथ बैठिए, थोड़ा सेंसिटिव होइए, समझिए कि क्या बात है। कोशिश करिए कि हम उनका सोशल इंटरैक्शन बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा होती है और हम इतना ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एज पेरेंट्स। और पेरेंट्स वर्किंग भी हैं, मदर्स वर्किंग है, चाहे वो होम मेकर हों, चाहे वो और भी कोई काम कर रहे हो, फादर वर्किंग है, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है और सबके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड जगह हैं, इतने गैजेट्स भी नहीं हैं। एक दूसरे से हम बोरो भी कर रहे हैं कि भाई अब स्कूल का टाइम है, अब शायद हमें लैपटॉप बच्चे को देना है, अब काम का टाइम है, तो हम एक शेयरिंग बेसिस पे भी चल रहे हैं। तो एक ज़रूरी है कि हम बच्चे की स्पेस बनाएं कि जहाँ वो बच्चा अपनी पढ़ाई करे, जिससे उसे लगे कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है घर में और मेरा भी एक जगह है, जैसे एक मम्मी की जगह है, एक पापा की जगह है, शायद दादा दादी घर में हों, चाचा चाची हों, सबकी अपनी अपनी जगह है, तो मेरी भी जगह है, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो। और एक डू योर सेल्फ वाली चीज़ें करवाइए, जो छोटी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, जिससे बच्चे को सेंस ऑफ कंप्लीशन आए कि उसने एक काम ख़त्म करा है। बच्चे हमेशा आपको सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं हैं, तो बहुत ही अनिवार्य है कि आप देखें कि आप रोल मॉडल बने बच्चों के लिए। आप जिस तरह घर के लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हों, बच्चे वही सीखते हैं, ऐसे ही वो बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही ठीक है। पहला एजुकेशन एरिया तो घर ही है। यहाँ आवश्यकता है बच्चों के लिए समय निकालने की, उनकी तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने की। फिलहाल समय है ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास की झलक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बातचीत करने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी से। कभी हम चंडीगढ़ की बात करते थे, कभी स्विट्जरलैंड की बात करते थे। आज उस खूबसूरती में इस नोएडा शहर ने अपनी नई पहचान बनाई है। हम जानेंगे कि इस सीट के लिए उन्होंने कितना काम किया है, कितना विकास किया है। पहचान रहे कौन आए हैं आपके बीच में आज? जब से इन्होंने यहाँ पे विजिट किया 60% से ज़्यादा काम हुआ है। एक अभिभावक के रूप में या सांसद के रूप में उनको बहुत नज़दीक से हमने देखा है। संसद में आपकी 89% उपस्थिति आई है। देखिए, मैं तो सोचता हूँ और ज़्यादा होनी चाहिए थी। डिमांड करता हूँ सांसद जी से, हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं है। एक जेवर में एक किसानों के लिए मंडी की सुविधा होनी चाहिए। और जो उन्होंने काम किए हैं मंत्री रहते हुए और अभी भी कर रहे हैं, वो सुबह घर से निकलते हैं और उस डेट में कभी घर वापस नहीं आते। मैं अगर बोलूँ कि 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर मैं यूँ कह दूँ कि मैं 10 में से 10 नंबर ले आऊँ तो मैं फेल्योर हूँ। ये मेरी भूख अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये भूख ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए।
हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 20 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 20 जनवरी वर्ष 1957 को भारत में एशिया की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किया गया। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा था, न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होता है। अप्सरा की रूपरेखा भाभा और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों द्वारा 5 अगस्त 1956 में भाभा रिसर्च सेंटर में तैयार की गई। इसमें एक बार में 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाता था। वर्ष 2009 में इसे बंद कर 10 सितंबर 2018 में इसके अपग्रेड रिएक्टर अप्सरा का संचालन शुरू किया गया। 20 जनवरी वर्ष 2009 में अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी अश्वेत व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति पद ग्रहण किया गया। 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। ओबामा वर्ष 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। वर्ष 2009 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे अमेरिकी राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक हैं। यहाँ भारत के लिए ये वर्ष ऐतिहासिक वर्ष है। देश इस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम के 75 साल मना रहा है। इस संग्राम में अनगिनत मतवालों ने आहुतियाँ दी। आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्हें एक नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान यानी फ्रंटियर गांधी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रखर समर्थक थे। आइए जानते हैं आज़ादी के इस सिपाही के सफ़र के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सैकड़ों सेनानियों का नाम दर्ज है। उन्हीं में से एक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इतिहास के पन्नों पर इनकी अनेक नाम दर्ज हैं, जैसे सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी आदि। बादशाह खान एक पश्तून नेता थे जिन्होंने पश्तून समुदाय के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र की वकालत करते हुए अहिंसा को संघर्ष का आधार बनाया था। इन्होंने साल 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन शुरू किया था। ये देश के बंटवारे के खिलाफ थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले नमक आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पेशावर जेल में सजा काटने के बाद जब ये बाहर आए तो इन्हें फ्रंटियर गांधी का उपनाम मिला था। 20 जनवरी 1988 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। जी हाँ, फ्रंटियर गांधी न केवल बंटवारे के खिलाफ थे बल्कि पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो भारत के साथ बना रहना चाहते थे। अब नजर डालते हैं सनसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अगर बात करें सुबह 9 बजे की तो सुबह 9 बजे कमेटी रिपोर्ट, 9:30 बजे लॉज डेट शेप्ड इंडिया, दोपहर 3 बजे कोरोना अपडेट और शाम 5 बजे कोरोना संवाद। शाम 7 बजे मुद्दा आपका देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पर, रात 8 बजे आज की खबर और रात 9 बजे इतिहास। 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव और रात 10 बजे डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक ज़रूरी बात, सनसद टीवी अपील करता है कि मास्क पहनकर अपनी और अपनों की सुरक्षा करें। याद रखें, मास्क बोझ नहीं बल्कि अपनों की सुरक्षा के प्रति एक अहम जिम्मेदारी है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क लगा कर रखें एवं स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने में सबका सहयोग करें। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं हाल ही में आयोजित 41वें सुरश्री केसरबाई केरकर संगीत समारोह में युवा गायिका रितिष्का वर्णेकर की खास प्रस्तुति के साथ। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।